मेरा नाम ज्योतिनाथ है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं। आपको मेरा नाम काफी पुराना लग रहा होगा, लेकिन मेरी मां को यह नाम बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए जब मैं पैदा हुआ मेरा ये नाम रखा गया। मैं मानता हूं इस नाम के कारण मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। स्कूल में मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। मुझे लड़कियों के नाम से चिढ़ाया करते कि तेरा नाम तो ज्योति है। मैं उन्हें कहता कि मेरा नाम ज्योति नहीं ज्योतिनाथ है, ये लड़कों का नाम होता है। लेकिन बचपन मेरा ऐसे ही गुजरा था। मैं पढ़ने में ज़्यादा अच्छा था ही नहीं। गणित मेरे दिमाग में पड़ता ही नहीं था और मैं जब भी घर आता अपनी माँ को कहता कि माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गणित में हमेशा मेरे नंबर 100 में से कभी 40 तो कभी 45 आते, उससे ज़्यादा नंबर कभी आते ही नहीं थे। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया कठिनाइयाँ बढ़ती चली गई। मैं जान चुका था कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, शायद भविष्य में कुछ भी अच्छा कर ना पाऊँ। स्कूल में सबसे कठिन विषय मुझे गणित ही लगा करता था। मैथ्स कुछ भी समझ में नहीं आता था। घर आकर मैं अपनी माँ से पूछता था कि माँ मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, और मेरी माँ कहती थी कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय आने पर बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। जब तुम्हारा समय आएगा सब कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन 8वीं कक्षा हो चुकी थी और मुझे लग रहा था इस एग्ज़ाम्स में मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। और 8वीं कक्षा में हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ने के लिए आई। उसका नाम था दिव्या। वो हमारे पास के मोहल्ले की रहने वाली लड़की थी। मैंने पहले भी हमारे मोहल्ले में उसे देखा ज़रूर था, लेकिन वो किसी और स्कूल में पढ़ा करती थी। वहाँ से अब वो यहाँ आ चुकी थी हमारी ही क्लास में, और मैं तो गणित की क्लास में बहुत ज़्यादा पिटा करता था, इसीलिए मजाक भी ज़्यादा करता। जब मेरे टीचर मुझसे पूछते बता cos थीटा इज इक्वल टू, मैं कहता सर देखिए अभी पिछले स्टूडेंट ने ये साइन थीटा cos थीटा काट दिया है ना, तो जो कट गया है समझो वो तो कट गया, आप उसे दोबारा क्यों जोड़ना चाहते हैं। फिर मेरे टीचर मुझे पीटते और सबसे ज़्यादा दिव्या हंसा करती थी। कभी कभी मेरे टीचर मुझे ऐसी इक्वेशंस देते जो मेरे दिमाग में पड़ती ही नहीं, लेकिन वहाँ लिखा होता हैंस प्रूव्ड। वो पूछते बताओ इस इक्वेशन को पूरा करके दिखाओ। मैं कहता सर लिखा तो हुआ है हैंस प्रूव्ड, आप बार बार सच को सामने क्यों लाना चाहते हैं। सच एक बार सामने आता है सर, उसके बाद हमें मान लेना चाहिए। मेरी फिर से पिटाई होती। दिव्या हंसती। और उस शाम जब मैं घर की तरफ आ रहा था मैं बहुत खुश रहा करता था, मुस्कुराया करता था। दिव्या भले ही नंबर अच्छे लेकर आती थी लेकिन थोड़ा उदास रहा करती थी। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें वो समझ में क्यों नहीं आता, और मैं कहता मेरा दिमाग काम नहीं करता। उसने कहा दिमाग सबका एक जैसा ही काम करता है, तुम्हें सीखना चाहिए, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। वो आम का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर आधा घंटा हमने बातें की, और यकीन कीजिए अगले दिन जो टेस्ट हुआ था उसमें मेरे पूरे नंबर आए। और जब मैं वो टेस्ट दिखाने के लिए अपने पिता के पास गया वो हैरान थे। उन्होंने कहा तूने कोई शैतानी की लगती है, तेरे इतने अच्छे नंबर कैसे। और उसके बाद से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिव्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी जो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती और मैं उसकी उदासी दूर करता। उसके पिता बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे और जब भी उसके पिता शराब पीते उसकी माँ को पीटा करते, इसीलिए जो दिव्या थी बहुत ज़्यादा उदास रहा करती। लेकिन जब वो स्कूल में आती मुझसे मिलती तो खिलखिलाकर हंसती। धीरे धीरे मेरे नंबर अच्छे होने लगे। मैं 100 में से 40 नंबर भी लेकर नहीं आता था, अब 70 से 80% नंबर आ जाया करते और मेरे परिवार वाले भी खुश थे। और मैं दिव्या के साथ रहना ही पसंद करता था। 12वीं कक्षा तक हम बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे कि बाकी सबको लगता था कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम इतने अच्छे दोस्त थे, शायद हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। सुबह से एक साथ बैठना, एक साथ खाना और घर की तरफ भी एक साथ ही आना, और कभी कभी एक दूसरे के घर जाना कुछ ना कुछ जानने के लिए। कभी कोई एक छुट्टी करता तो दूसरे का स्कूल में मन नहीं लगता।
लेकिन अब 12वीं कक्षा तक स्कूल खत्म हो चुका था। कॉलेज की शुरुआत हो चुकी थी। हमने एक ही कॉलेज में एडमिशन ली थी, लेकिन वहां मुझे नहीं पता था एक ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो हम में दूरी बढ़ा देगा। कॉलेज ट्रिप थी। एक पुराना किला जहां हमारी क्लास जाने वाली थी। मैं काफ़ी बीमार था, इसलिए मैंने दिव्या को कह दिया कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। वैसे भी मैं कुछ पैसे बचाना चाहता था, लेकिन दिव्या ने कहा कि वो उस किले को देखना चाहती है। तो मैंने कहा तुम जाकर आओ, तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे साथ होंगी ना, मज़े करना। वो चाहती थी मैं साथ चलूं, लेकिन बीमार होने के कारण मैं चल नहीं पाया और वहां पर वो अकेले गई थी। बस यही वो भयानक घटना थी जिसने उसे बदल कर रख दिया। अगले दिन वो स्कूल आई ही नहीं, बीमार होगी। यही जानने के लिए दोपहर के वक्त जब मैं उसके घर गया था तो दिव्या की माँ कह रही थी कि पता नहीं कल से दिव्या अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही है, कह रही है मुझे पढ़ाई करनी है। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, दिव्या क्या हुआ? दिव्या मुझसे बात तो करो, तुम्हारी सेहत खराब है। कल तुम वहाँ किले में गई थी, वहाँ कुछ देखा ऐसा? किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं की, खास तौर पर उन लड़कों ने? बता दो मुझे। और अंदर से दिव्या ने कहा, चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। पहली बार दिव्या को मैंने गुस्से में देखा, वरना चाहे मैं जितना भी उसे चिढ़ा दूं, मुझसे वो कभी गुस्से में बात नहीं करती थी। वो कमरे से बाहर आई ही नहीं और मैं भी थोड़ा सा शर्मिंदा हो चुका था, इसीलिए मैं घर की तरफ निकला। काफ़ी समय बाद मैं थोड़ा सा रोया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ शायद वो बुरा महसूस कर रही होगी, उसकी सेहत ठीक नहीं होगी। और अगले दिन दिव्या स्कूल आई ज़रूर, लेकिन उसने मुझसे बात की ही नहीं, बल्कि वो सबसे पीछे जाकर बैठ गई। और वो लग भी बहुत अजीब रही थी, सबको ऐसे देख रही जैसे किसी को जानती हो ही ना। और जब मैं दिव्या के पास जाकर बैठा, दिव्या ने सीधा कह दिया, दूर बैठो, मेरे पास क्यों बैठे हो? मैंने कहा, दिव्या क्या कर रही हो, कैसे बातें कर रही हो? फिर ऐसा लगा जैसे उसे झटका लगा हो और वो मुस्कुराने लगी। अरे अरे ये तो तुम हो ज्योति, बैठो बैठो। पता नहीं, सर दर्द कर रहा था, ऐसा लग रहा था कोई और है, ये तो तुम हो। मैं उसके साथ बैठ गया, लेकिन उसने मुझसे बात की ही नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी। मैं उससे बार बार सवाल किए जा रहा था, लेकिन ऐसा लगता वो बातों को भूल रही है। धीरे धीरे पूरा दिन निकल गया, उसने मुझसे बात की ही नहीं और मेरा पूरा का पूरा दिन बहुत ही उदास निकला था। जब हम घर की तरफ जाया करते थे ना, बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे। किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाना, किसी के घर के आगे लगी बेल को बजाना, या कहीं पत्थर मारकर भाग जाना, किसी कुत्ते को छेड़ना और उसे भौंकते हुए छोड़ना। ऐसे छोटे मोटे मजाक हम किया करते थे। अब कॉलेज शुरू हो चुका था, लेकिन अंदर का बचपन खत्म नहीं हुआ था। कॉलेज से घर की तरफ आ रहे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये दिव्या हो ही ना, ये कोई और लड़की हो। जब मैं उससे सवाल पूछता, उसके जवाब बिल्कुल अलग, पहले जैसे नहीं। मैंने कहा, दिव्या ये कैंडी खाओगी, बड़ी अच्छी है, वही वाली जो पिछली बार खिलाई थी। उसने कहा, मुझे मीठा पसंद नहीं है, कुछ नमकीन है तो बताओ। मैंने कहा, नमकीन क्या कर रही हो, तुम्हें तो मीठा पसंद है ना। उसने कहा, नहीं मुझे मीठा नहीं पसंद, कुछ और है तो बताओ। मैंने कहा, नहीं है मेरे पास, यही है, चलो वहाँ वो देखो दरवाज़ा खुला है, दरवाजे को बंद करके भागे। उसने कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं, तुम बच्चे नहीं हो। ये बोलकर वो भागने लगी और सीधा घर की तरफ चली गई। और उसके बाद से मुझे लगने लगा था कि दिव्या के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगले 2-3 दिनों तक उसने मुझसे सही से बात की ही नहीं, बल्कि वो सबसे पीछे जाकर बैठ जाती और टीचर भी जब उससे सवाल करते उसके पास जवाब नहीं होता, जिस कारण उसे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती। और मुझे लगने लगा था उसके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। तो यही बात जानने के लिए मैं सीधा उसके घर पहुंच गया। जब मैंने दिव्या की माँ से बात की तो दिव्या की माँ भी इसी बात से परेशान थी कि दिव्या अब बात नहीं करती, कमरे में रहती है, किसी को बताती नहीं, जहाँ जाती है उसके बाद कुछ ना कुछ सामान लेकर घर में इकट्ठा कर रही है
और ऐसा सामान वो कमरे में ही रखती है। कभी कभी दिव्या की माँ कमरे की सफाई करने की बात करती है तो दिव्या कह देती है, मेरे कमरे में मत आना, मेरे कमरे में कोई नहीं आना चाहिए। और कभी कभी तो दिव्या बिल्कुल ठीक ही लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है वो अपने कमरे से कुछ बुड़बुड़ा रही है, किसी से बात कर रही है। हो सकता है उसके पास कोई मोबाइल फोन हो। मैंने कहा, आंटी नहीं, उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, और वैसे भी उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं ही उसका सबसे अच्छा दोस्त हूं। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे तो पक्का ही पता होता, लेकिन मुझे लगता है उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। कोई बात नहीं आंटी, मैं ऐसा करता हूं, दिव्या से बात करता हूं। दिव्या इस समय कहाँ है? तो दिव्या की माँ ने बताया कि शाम के वक्त वो कहीं पर जाती है, ज्यादातर सब्जी मंडी की तरफ। तो मैं उसे ढूंढने के लिए सब्जी मंडी की तरफ गया और वो उसी तरफ जा रही। मैंने उससे दूरी बनाकर रखी। आखिर वो क्या चीजें लेकर आती है, जानूं तो सही। कुछ ना कुछ राज तो है जो वो अपने परिवार वालों से भी छिपा रही है और मुझसे भी छिपा रही है। मैं उसका पीछा करता रहा और वो सब्जी मंडी की तरफ तो गई ही नहीं। सब्जी मंडी के पीछे एक गली थी, वहां से निकली और आगे की तरफ बढ़ने लगी। मुझे उस पर शक होने लगा था। ऐसा तो नहीं उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है? और यकीन कीजिए, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैं हमेशा उसे अपना एक सच्चा दोस्त माना करता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों जलन का एहसास होने लगा। और पहली बार मुझे लगा मैं उसे पसंद करता हूं। अगर किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा होगा ना, मैं तोड़वाने की कोशिश करूंगा। ऐसे नहीं, वो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड रहनी चाहिए, चाहे जो हो। मैं उसके पीछे और वो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। वहां एक ही गली थी जो कब्रिस्तान की तरफ जाती थी। धीरे धीरे चलती हुई वो कब्रिस्तान की दीवार को फांदकर दूसरी तरफ चली गई। और तब मुझे शक होने लगा, कब्रिस्तान में किसी से मिलने के लिए तो नहीं आई होगी, क्या करने के लिए आई होगी? मैंने दीवार फांद कर देखा। वो कब्रिस्तान के अंदर सबसे पीछे जो झाड़ियां लगी हुई थी ना, उसमें से सूखे हुए पौधों को खींच खींच कर उखाड़ने लगी। और उसके बाद उसने मिट्टी को एक लिफाफे में भरा और वापिस आने लगी। मैं एक खंबे के पीछे छिप गया। एक बात की खुशी थी मुझे और एक बात का गम। खुशी इस चीज की थी कि वो किसी से मिलने के लिए नहीं आई, उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा, तो जलन का काम तो खत्म ही हो गया। दुख इस चीज का था, वो पागल तो नहीं हो गई। कब्रिस्तान की मिट्टी लिफाफे में भरकर घर कौन लेकर आता है? इससे तो घर में मनहूसियत भर जाती है। फिर दिव्या जब घर आ चुकी थी, मैं दिव्या के पीछे पीछे घर आया। दिव्या की माँ मुझसे पूछ रही, कहाँ गई थी दिव्या? किसी से मिलने गई थी? कुछ लिफाफे में लेकर आई है कि क्या चीज है? किसी ने तोहफा दिया है? देखो, बताओ मुझे। मैंने कहा, आंटी देखिए, मैं बताऊंगा आप यकीन नहीं करेंगी। दिव्या की माँ ने कहा, बताओ क्या बात है? मैंने कहा, जी वो कब्रिस्तान में गई थी और कब्रिस्तान के पीछे की झाड़ियों को उखाड़कर नीचे वाली काली मिट्टी लिफाफे में भरकर अपने घर के अंदर लेकर आई है। आंटी ने मेरे चमाड़ लगाई और कहा, बातों का बतंगड़ मत बनाओ, तुम्हें मैं पागल लगती हूं? साफ साफ बताओ, सच सच बताओ। मैंने कहा, आंटी मैंने सच बोला है। वो यकीन ही नहीं कर रही। मैं 3-4 बार उस बात को रिपीट कर पाया, तब उनकी समझ में आई, अच्छा सच ही बोल रहे थे। मैंने कहा, जी आंटी बिल्कुल ऐसा किया। उसके बाद दिव्या की माँ को शक होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं इस पर कोई भूत प्रेत का चक्कर है? मुझे शक तो हो रहा है। सुबह सुबह मैं आरती लेकर जाती हूं तो वो दरवाजा बंद कर लेती है, कभी तो बाथरूम में भागकर छिप जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है मंदिर के आगे से निकलना नहीं चाहती तो पीछे वाले दरवाजे से बाहर की तरफ भागती है। लगता है उस पर कोई भूत का साया है। इस बात का पता लगाएं तो लगाएं कैसे? मैंने कहा, आंटी जी ऐसा कीजिए, आप पर शक नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा है, उसके अंदर जो भूत है ना, वो भगवान से दूर रहने की कोशिश करेगा। इसका पता मैं लगाता हूं। कल सुबह मेरे साथ ही कॉलेज जाएगी ना, मैं पता लगा लूंगा। मंदिर के आगे से ही गुजरेंगे, मैं धक्का दूंगा, मंदिर के अंदर गिर जाएगी। अब कोई भी जो भूत प्रेत के साए में हो, वो मंदिर में पैर नहीं रख सकता ना। यकीनन कल मैं पक्का कर लूंगा। दिव्या की मां को मुझ पर पूरा भरोसा था और मैं भी उस भरोसे पर खरा उतरना चाहता था। अगली सुबह मैं 9 बजे दिव्या के घर के आगे दिव्या का इंतजार करने लगा।
दिव्या कॉलेज जाना नहीं चाहती थी, लेकिन दिव्या की माँ ने डांटा कि कॉलेज नहीं जाओगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें, तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। इस चीज से दिव्या डर गई। फिर वो तैयार होकर मेरे साथ कॉलेज की तरफ बढ़ने लगी। बड़ी अजीब थी, वो रुमाल को चबाई जा रही, जबकि ऐसा वो पहले करती ही नहीं थी। इधर उधर घूरती, धूप उसे अच्छी नहीं लगती, बार बार छांव की तरफ खींचती चली जाती। और जैसे ही मंदिर का दरवाजा करीब आया, मेरे पास एक ही मौका था। मुझे लगा धक्का दूंगा, मंदिर के अंदर गिराऊंगा, दरवाजा लगाऊंगा, खींचकर गर्भगृह के पास ले जाऊंगा। वहां पुजारी जी बैठे होंगे और कह दूंगा, जी इस पर भूत का साया है। प्लान पक्का था मेरा। अगर इसके अंदर कोई भूत प्रेत का साया है तो मेरे होते हुए उसे नुकसान पहुंचा नहीं सकता। मेरी सच्ची दोस्त है वो। मंदिर का दरवाजा बिल्कुल सामने था। मैंने दिव्या की बाजू को पकड़ा, लेकिन पता नहीं उसे कैसे समझ में आ गया कि मैं क्या करने वाला हूं। इससे पहले कि मैं उसे धक्का देता, उसने मेरी बाजू को पकड़ा, मेरी टांग में टांग अड़ाई और मुझे ही धक्का देकर मंदिर के अंदर की तरफ भेज दिया। मैं मंदिर की सीढ़ी के ऊपर गिरा था। कोने पर मेरा सर टकराया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, दिव्या छलांगे लगाती लगाती वहां से भागी जा रही थी। उसने रुककर देखा तक नहीं कि मुझे चोट लगी है या नहीं, और ना ही उसने कुछ बोला। वो कॉलेज की तरफ भाग गई। तब मैं समझ गया था बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। पक्का इस पर भूत प्रेत का साया है। अब मैं क्या करूं? मुझे अब उसके ऊपर से भूत प्रेत का निवारण करना था। मंदिर तो आया ही था। माथा टेका मैंने, पुजारी जी से मिला और मैं कहने लगा, पुजारी जी एक मदद कीजिए मेरी। देखिए आपको पता है ना मेरी वो पक्की दोस्त। उन्होंने कहा, हाँ दिव्या अभी बाहर से निकल कर गई, देखा मैंने, तुम्हें धक्का दे दिया। दोनों तुम बड़े नहीं होंगे, अब भी बच्चे ही रहोगे। मैंने कहा, पुजारी जी कुछ गड़बड़ है उसके साथ। पुजारी जी ने कहा, वो तो बचपन से है, तुम दोनों के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा, पुजारी जी मजाक की बात नहीं है, वो पहले ठीक हुआ करती थी, अब ऐसा लगता है उस पर भूत प्रेत का साया है। वो मंदिर में पैर नहीं रख रही। मैं उसे यहां लाना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। पुजारी जी मदद कीजिए, मुझे शक है। पुजारी जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें शक है तो तुम शक को मिटा सकते हो। ये लो चंदन, ये खास तौर पर मंदिर के अंदर घिसकर टीका लगाया हुआ चंदन है, जो मैं इस कागज पर लगाकर तुम्हें दे रहा हूं। अगर किसी पर भूत प्रेत का साया है, वो इस चंदन को छूना नहीं चाहेगा, और अगर इसे छू लिया है तो उसे परेशानी होगी, वो तड़पेगा, वो परेशान होगा, और इससे तुम समझ जाओगे कोई साधारण इंसान चंदन से परेशान कैसे हो सकता है। राक्षस चंदन से परेशान होते हैं। तो अगर वो परेशान हुई, समझ लेना उसके अंदर किसी प्रेत का वास है। मैं वो कागज को जेब में डालकर कॉलेज की तरफ बढ़ गया। क्लास शुरू हो चुकी थी। मैं दिव्या के बिल्कुल साथ जाकर बैठा हुआ। अब वो पीछे बैठा करती थी तो मैं भी पीछे बैठा हुआ। जैसे ही दिव्या का ध्यान दूसरी तरफ पड़ा, मैंने वो कागज का टुकड़ा उसकी किताब के अंदर डाल दिया। अब वो किताब खोलती तो उसका अंगूठा उस कागज पर पक्का ही लगता, और वैसे भी चंदन ज्यादा था, उसकी किताब पर लग जाता। अगर तो मेरा शक सही है तब वो तड़पेगी, वरना वो कहेगी ये कागज कहां से आ गया। मैं मजाक में कह दूंगा, अरे गलती से आ गया। दिव्या ने जैसे ही उस किताब को खोला, मैंने दिव्या के अंगूठे से धुआं निकलता हुआ देखा। वो तड़पी, उसने किताब को घुमाकर मारा और बिना किसी को जवाब दिए वो क्लास से बाहर की तरफ भागी। हाथ उसका जल रहा था, बाथरूम की तरफ भागी वो। और तब मैं समझ गया, उस पर भूत का साया है। जिस चीज का हम सबको शक है वो सच है, उस पर भूत का साया है। फिर मैं भी बाथरूम की तरफ भागा, लेकिन वो लड़कियों का बाथरूम था तो मैं अंदर नहीं जा सकता था, और किसी और लड़की से मैं मदद मांग भी नहीं सकता था। कुछ समय बाद दिव्या जब बाहर आई, मुझे उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल लग रही, जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो। मैं बिल्कुल बेचारा सा बनकर सामने खड़ा, अरे दिव्या क्या हुआ, कुछ चुप गया? वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, दोबारा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, दिव्या क्या किया मैंने? उसने कहा, ये लड़की बचने वाली नहीं, तू इसे बचाने की कोशिश मत कर। अगर तू इसे बचाने की कोशिश करेगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मैं दिव्या नहीं हूं,
ये कहकर वो भागती हुई कॉलेज से बाहर चली गई। दे दिया था उसने जवाब, और मैं रोता रोता सीधा मंदिर पहुंचा। पुजारी जी को मैंने इस बारे में बताया और पुजारी जी कहने लगे पक्का। मैंने कहा पुजारी जी, भरोसा करना है तो चलिए मेरे साथ, दिव्या के घर चलिए। और मैं पुजारी जी को लेकर दिव्या के घर पहुंचा। दिव्या की मां समझ चुकी थी, क्योंकि घर में उनके भी कुछ ऐसा हो रहा कि दिव्या की मां को शक था। दिव्या की मां ने आरती दिव्या के आगे करने की कोशिश की। उसने धक्का देकर आरती गिरा दी। जहां मंदिर बना था वहां कपड़ा लगा दिया ताकि उस तरफ उसे देखना ना पड़े। घर में ऐसी हरकत की थी उसने, और पुजारी जी आए, यह देखकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं पुजारी जी के साथ और दिव्या की मां भी वहां पर थी, लेकिन दिव्या के पिता वहां मौजूद नहीं। दरवाजे के पास दरवाजा खटखटाकर हम दिव्या को आवाजें लगा रहे। पुजारी जी कहने लगे, दिव्या बाहर आ जाओ। देखो दिव्या, बाहर तो तुम्हें आना ही होगा। देखो, ये मंदिर का खास प्रसाद है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए ज्योति ने खास तौर पर पूजा करवाई थी शुद्धिकरण के लिए, तो ये प्रसाद तुम्हें लेना ही होगा। और अंदर से दिव्या ने आवाज लगाई, चला जा, चला जा, तू भी मरना चाहता है, चला जा। पुजारी जी मानने को तैयार नहीं थे। पुजारी जी ने कहा, तू जो भी है, बच्ची का शरीर छोड़ दे। मैं जानता हूं तू इस बच्ची के शरीर में है। कौन है तू, बता। उसने अंदर से आवाज लगाई, खुद जान लो। दरवाजा खोलती हूं, अंदर आओ और देखो मेरा भयानक रूप। पुजारी जी ने कहा, सब पीछे पीछे हो जाओ। पता नहीं वो किस तरह से हमला करे। किसी तेजधार हथियार से हमला भी कर सकती है, या हो सकता है कोई जहरीली सांस छोड़ दे। वो चुड़ैल भी हो सकती है, कुछ भी जो बच्ची के शरीर में है। मैं देखता हूं। दिव्या ने अंदर से दरवाजा खोला। पुजारी जी ने अपना पैर आगे रखा। दिव्या ने दरवाजा बंद कर दिया। पुजारी जी का पांव दरवाजे में आ चुका था। पुजारी जी चीख रहे थे। पुजारी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो चीखे मार रहे और पैर में पता नहीं क्या चुभा दिया था दिव्या ने। पुजारी जी चीखते चीखते घर से बाहर भागे। पैर से उनके खून निकल रहा था। अंदर से हंसने की आवाजें आने लगी। मैं दिव्या की मां की तरफ देख रहा। दिव्या की मां रोने लगी थी। मैंने कहा, जी रोने की जरूरत नहीं है। देखिए, चाहे जैसे भी, ये दिव्या के शरीर में जो भी है हम बाहर निकाल कर रहेंगे। फिर कमरे के अंदर से आवाज आई, ज्योति, ज्योति, तुम अंदर नहीं आओगे? अरे तुम तो अंदर आ सकते हो ना। मैं दिव्या पर भरोसा करता था, लेकिन अब मैं ये भी जानता था कि दिव्या के अंदर कुछ ऐसा है जो दिव्या नहीं है, और उसने दिव्या को अपने कंट्रोल में कर लिया है। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। पास में लॉकी पड़ी थी। मैंने लॉकी हल्की सी दरवाजे के अंदर की तरफ की, ये दिखाने के लिए कि मैं अंदर आ रहा हूं। उसने दरवाजा बंद कर दिया। लॉकी कट गई थी। लॉकी की जगह मेरी टांग भी हो सकती थी, इसीलिए मैं चीखा। फिर अंदर से दिव्या की आवाज आई, ज्योति चला जा, जिंदा रहना चाहता है ज्योति, चला जा, तू कुछ नहीं कर सकता। अब इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता। ये लड़की मेरे वश में है। मैंने कहा, तुम जो भी हो, छोड़ दो दिव्या को। मैं दिव्या को बचा कर रहूंगा। फिर कमरे से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद मैं घर से बाहर आ गया था। दिव्या के पिता को कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। शाम के वक्त वो घर आए। दिव्या के पिता को कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। शाम के वक्त वो घर आए और शराब में बहुत ज्यादा टुन्न थे। दिव्या की मां का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, और मैं इसका सल्यूशन चाहता था। मैंने अपने परिवार में भी इस बारे में बताया, और मेरी मां कहने लगी, तुम दिव्या से दूर रहो। जिनके शरीर में भूत प्रेत होता है ना, कभी कभी वो शरीर भी बदल लेता है। ऐसा ना हो मेरे बच्चे, तेरे शरीर में वो भूत आ जाए। मैं उन्हें कैसे समझाता? दिव्या मैं अपने जैसी ही समझता था। अगर उसे कोई कष्ट हो, मुझे खुद वो कष्ट महसूस होता था। मैं दिव्या को छोड़ नहीं सकता था। पहली बार मुझे प्यार का एहसास होने लगा था। वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, मेरी सब कुछ थी। उसके बिना मैं अधूरा था, नालायक था। उसने लायक बनाया। अब पूरी जिंदगी उसी के साथ रहूंगा। वो जो भी है, दिव्या के शरीर में उसे बाहर निकाल कर रहूंगा। अगले दिन मैं दिव्या के घर के बाहर पेड़ के पीछे छिप गया। देखना चाहता था
दिव्या घर से बाहर निकलती है तो कहाँ जाती है। दिव्या तैयार होकर कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी और मैं छिप छिप कर उसका पीछा कर रहा था। वो एक मोड़ से मुड़ी और मैं भागकर उसे खोना नहीं चाहता था तो वहां छिप गया। देखा मैंने गली में दिव्या मौजूद ही नहीं थी। इधर उधर झांकने लगा, वहां दिव्या नहीं थी। फिर किसी ने मेरी गर्दन को पकड़ा और ऊपर की तरफ लटका दिया। दिव्या पेड़ पर चढ़ी हुई थी, मुझे गर्दन से पकड़ा, मेरे कानों को पकड़कर खींचा, 4 चमाटे लगाई, मुझे नीचे गिराया और फिर कहने लगी, तू पीछा क्यों करता रहता है? तुझे समझ में नहीं आ रहा? चला जा, अगर तू मेरे पास आता रहा तो मैं दिव्या को खत्म कर दूंगी। मैंने कहा, कैसे खत्म कर दोगी? कौन हो तुम? उसने कहा, मैं एक चुड़ैल हूं। अब ये शरीर मेरा है तो इस बच्ची को नहीं बचा सकता। अगर तू इसे बचाने की कोशिश करेगा मैं तुझे मार डालूंगी। समझ में आ रहा है? मैं एक चुड़ैल हूं। अगर मेरा असली रूप देखना चाहता है, रात को मिल मुझसे, रात को। उसने मुझे धमकी दी। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी, मैं उसके पीछे पीछे। आगे वाली गली में उसने मुझे फिर से घेर लिया, गर्दन से पकड़ा, 2 मुक्के मेरे सर पर मारे, नीचे नाली में गिराकर कहने लगी, तू पीछा करना क्यों नहीं छोड़ता? तुझे समझ में नहीं आ रहा? अब ये शरीर मेरा है। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मुझे मेरी दिव्या चाहिए। वो कहने लगी, ओ पागल आशिक, देख, माना तू इससे प्यार करता है, मैं इसके मन में भी वो एहसास महसूस कर सकती हूं, लेकिन अब ये मेरे काबू में है। तेरी दिव्या कभी बाहर नहीं आएगी, ये हमेशा के लिए जा चुकी है। ये शरीर अब मेरा है, छोड़ दे इसे, चला जा। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी और मैं उसके पीछे पीछे। इस बार उसने भागकर मेरी छाती पर पैर मारे थे, मुझे नीचे गिराया और मेरे बालों को पकड़कर कहने लगी, छोड़ दे, छोड़ दे, चला जा, तू पीछा करता ही रहता है, करता ही रहता है। दोबारा नहीं उठा मैं। वो कॉलेज की तरफ चली गई, मैं रोता रहा वहीं पर। ऐसा लग रहा था मेरा कोई अपना मुझसे दूर चला गया है, उसे खोना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मेरी उदासी गुस्से में भरने लगी। मेरी दिव्या को कोई मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है, मैं ऐसे ही हार मान लूं? ऐसा ही प्यार है मेरा? अब एहसास हुआ है, वो दोस्ती नहीं थी, वो अपनापन नहीं था, वो प्यार था। हमेशा से ही वो मेरा अधूरा हिस्सा रही है। मैं उसके साथ ही जीऊंगा, उसके साथ ही मरूंगा। अगर यही उसकी नियति है तो मेरी भी यही नियति है। मैं उसे बचाने की कोशिश करता रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कॉलेज में दिव्या पहुंची ही नहीं थी, वो कहीं और गई थी और कहां पता ही नहीं लगा पाया। दोपहर के वक्त वो वापिस आ रही, उसके कपड़ों पर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी, हरे हरे निशान थे घास के, झाड़ियों के। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगली रास्ते पर जाकर आई हो। नंगे पांव थी, पांव में कई कंकड़ के निशान, चोट भी लगी होगी उसे। जूते कहीं पीछे ही रह गए थे उसके। लिफाफे में लपेटकर जूतों को लेकर आ रही थी। घर पहुंची और दिव्या की मां ने मुझसे इशारा करके पूछा, कुछ हुआ? और मैंने हाथ हिला दिया, जी कुछ नहीं, समय चाहिए मुझे। और वैसे भी दिव्या के अंदर जो थी उसने रात को मिलने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने दिव्या की मां से बात की। जी मैं रात को दिव्या से मिलना चाहूंगा। दिव्या की मां कहने लगी, बिल्कुल, लेकिन रात को क्यों मिलना चाहते हो? मैंने कहा, जो उसके अंदर है उसने सीधे सीधे धमकी दी है, रात को मिलो। तो मुझे लगता है मुझे रात को मिलना चाहिए, आज ही मिलूंगा मैं। दिव्या की मां ने कहा, अगर ऐसा है तो जो उसके शरीर के अंदर है वो चुड़ैल है, और चुड़ैल जब धमकी देती है तो मारने की धमकी देती है। बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो। अगर तुझे दिव्या से रात को मिलना है तो तैयारी करके मिलना, पुजारी जी से मदद मांग। मैं पुजारी जी के पास गया और पुजारी जी की टांग की हड्डी टूट चुकी थी। दिव्या ने दरवाजा बंद ही इतनी जोर से किया था, टांग की हड्डी टूट गई थी और पुजारी जी को और भी बहुत काम थे, वो वहां आ नहीं सकते थे। तो पुजारी जी ने मुझे एक तांत्रिक के बारे में बताया, वो तांत्रिक जो झाड़ फूक करता था और वो मेरी मदद करेगा। पुजारी जी ने पहले ही बात कर रखी थी। मैं उस तांत्रिक के पास गया और उस तांत्रिक को पूरी बात बताई। तांत्रिक ये जानना चाहता था कि ये चुड़ैल उस बच्ची के शरीर में आई कैसे। मैंने कहा, जी पुराने किले से आई होगी,
जब से उस किले में जाकर आई है दिव्या, तब से ही बदली बदली लग रही है। तांत्रिक ने कह दिया तो वहीं से चुड़ैल का वास उसके अंदर आ गया होगा। जो सबसे पवित्र शरीर होता है ना, बिल्कुल मंदिर के समान, जैसे कोई घर हो। अब सबसे शुद्ध साफ घर में कौन नहीं रहना चाहेगा। कभी कभी ऐसी जगह पर शैतानी ताकतें ऐसे साफ सुथरे शरीर को ढूंढती हैं। बच्ची का शरीर अच्छा लगा उसे, उसने घर बना लिया। लेकिन ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं लगती। किसी भी चुड़ैल को किसी के शरीर के अंदर से निकालना कुछ आसान तो होता है, इतना मुश्किल भी नहीं। तरीका बताता हूं तुझे। ये ले, ये किसी की चिता में जले हुए चावल हैं। इन चावलों पर कोई चुड़ैल पैर नहीं रख सकती, पैर जलने लगेंगे। घेरा बना दे, घेर ले उसे। चावल चारों तरफ डाल देना, इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। पहला काम खत्म। दूसरा काम, उस बच्ची को कैद करना। अब उसके शरीर को बांधना होगा, किसी कुर्सी से बांधना होगा, जैसे एक्सोसिज्म किया जाता है ना, उसी तरह से बांध लेना। चुड़ैल भी बंध जाएगी, फिर वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। फिर तीसरा काम, उस चुड़ैल को बच्ची के शरीर से बाहर निकालना। मैंने तांत्रिक बाबा से पूछा, लेकिन तांत्रिक बाबा सबसे मुश्किल काम तो यही है, अंदर से उस चुड़ैल को बाहर निकालना। वो आप कैसे करेंगे? तांत्रिक बाबा ने कहा कि मैं ऐसे ही तांत्रिक नहीं बना हूं, बहुत कुछ पता है। लेकिन याद रखना, मैं बच्ची के दिमाग में घुसूंगा। उस बच्ची के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा मुझे। देख, तेरा उस बच्ची के साथ कोई रिश्ता वगैरह तो नहीं ना? दिमाग पढ़ सकता हूं मैं उसका? कुछ गलत इरादे हुए तेरे, सब मुझे पता होंगे। उस चुड़ैल का दिमाग भी पढ़ूंगा मैं, फिर जानूंगा वो क्या चाहती है। दिमाग में घुसूंगा, उसे डराऊंगा, बाहर निकलने पर मजबूर कर दूंगा। एक बार बंद तो जाए वो बच्ची। तांत्रिक बाबा पर मैंने पूरा भरोसा किया। रात का वक्त था, जैसा तांत्रिक बाबा ने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया। और तांत्रिक बाबा रात के वक्त वहां आने वाले थे। दिव्या घर से बाहर भाग ना जाए, दरवाजों पर खिड़कियों पर चावल बिछा दिए मैंने। और दरवाजे के अंदर से आवाज आई, कौन है जो चावल बिछा रहा है? लगता है कुछ जानता है वो, लेकिन मुझे कैद नहीं किया जा सकता। मुझे बाहर जाने दो, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं कुछ नहीं बोला, ना ही दिव्या के पिता कुछ बोले। वो तो टुन्न थे, गिरे हुए थे गली के बाहर। दिव्या की मां मुंह पर हाथ रखे हुए एक कोने में सिमटी हुई थी। जिसके बाद मैंने दरवाजा खोला। दिव्या ऐसे भयानक रूप में थी, मैं सोच तक नहीं सकता था। वो हवा में उड़ रही थी और कमरे में ऐसी चीजें रखी हुई, पुराने जादू टोने वाले नारियल, कई सारी गुड़ियां बनाकर रखी हुई थी। वहां जानवरों की हड्डियां पड़ी थी, जमीन पर बहुत सारी मिट्टी, और ऐसा लग रहा कब्रें बनाई गई हैं। बेड के ऊपर भी मिट्टी बिछाई गई, जिस पर शायद वो सोती होगी। वो कमरा नहीं, पूरा कब्रिस्तान बना हुआ था, इतना डरावना। और वो 2 फुट हवा में उड़ रही थी, एक चुड़ैल के रूप में। चेहरा उसका काला काला सा लग रहा, जैसे चेहरे के ऊपर कुछ लगाया हो। आंखें लाल लाल थी। जो कमरे की लाइट थी वो फ्लक्चुएट कर रही। और मैं बाहर से मोटी लकड़ी की वो कुर्सी लेकर आया, जिसे बिल्कुल बीच में रखा। दिव्या के अंदर वो चुड़ैल जानने लगी थी मैं क्या करने वाला हूं। मैंने कहा, मुझे तुम्हें बांधना होगा। उस चुड़ैल ने कहा, कोशिश करके तो देखो। मैंने कहा, देखो, मैं दिव्या को जाने नहीं दे सकता। उसने कहा, दिव्या कहां जा रही है? दिव्या यहीं पर है, जाना तुम्हें होगा। बाहर चले जाओ, लड़की के कमरे में बिना पूछे घुसते हो। मैंने कहा, तुम बिना पूछे लड़की के शरीर में घुस गई, मैं कमरे में भी नहीं घुस सकता। वो थोड़ी शर्मिंदी सी हो गई, फिर कहने लगी, बातें मत बनाओ। मैंने कहा, मैं बातें कहां बना रहा हूं? जो मुंह में आ रहा है वही तो बोल रहा हूं, तुम भी तो वही बोलती रहती हो। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की और मैं यही तो चाहता था, उसे गुस्सा दिला रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आई, मैंने उसके माथे के ऊपर चंदन मसलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था वो तड़पने लगी है। फिर आसपास मैंने वो जो कुर्सी के चावल बिछा दिए, ताकि वो कुर्सी से उठे भी तो चावलों से बाहर भाग ना पाए। फंस गई वो। फिर रस्सियों से बांध दिया मैंने उसे। रस्सियां ऐसे लपेटी कि दिव्या अब उस कुर्सी को छोड़ नहीं सकती थी। फिर वो मेरी तरफ देखने लगी। अब उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो चुड़ैल कहने लगी, बांध।
बांध, मैं देखती हूं तू करता क्या है, आगे बांध। मैंने बाजुओं को बांध दिया, टांगों को बांध दिया। फिर वो कहने लगी, बता कौन से पादरी ने बताया तुझे इस तरह से मुझे बाहर निकाला जाता है, बता किस पादरी ने बताया है। मैंने कहा पादरी नहीं है, देख लेना खुद ही तुम। फिर वो कहने लगी, ठीक है, इंतजार करती हूं, देखती हूं तुम्हें ये किसने बताया है। ये जो तुम एक्सोर्सिज्म करने की सोच रहे हो, मैं भी देखूं मुझे कैसे बाहर निकाला जाता है। आधे घंटे में वहां तांत्रिक आ चुके थे। तांत्रिक अपने अजीबो गरीब कपड़ों में खोपड़ियों की माला पहनी हुई थी। सामने खड़े हो गए उस चुड़ैल के। दिव्या, अब मुझे दिव्या नहीं बल्कि चुड़ैल लगने लगी थी। रोना निकल रहा था उसे देखकर। तांत्रिक बाबा सामने खड़े हो गए। फिर उस चुड़ैल ने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहने लगी, नकली खोपड़ियां हैं ये, प्लास्टिक वाली, सब दिखती हैं मुझे। तांत्रिक बाबा कहने लगे, तू ज्यादा मत बोल, तेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। बच्ची के शरीर पर कब्जा किया है तूने। उसने कहा, कब्जा छोड़, पहले बता प्लास्टिक की खोपड़ियां डाली है ना तूने, डाली है ना प्लास्टिक की खोपड़ी। तांत्रिक बाबा मेरी तरफ देख रहे। मैंने कहा, बाबा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुड़ैल को बाहर निकालिए आप। फिर वो चुड़ैल हंसने लगी और कहने लगी, तूने मुझे बंधवाया है, यानी तू मुझे इस शरीर से बाहर निकालेगा, देखती हूं कैसे निकालता है। कर जो तू करना चाहता है, फिर मैं करूंगी जो मैं करना चाहती हूं। तांत्रिक बाबा ने झोले से विभूति निकाली और माथे पर मसलना शुरू कर दिए। सच में उस चुड़ैल के माथे से धुआं निकलने लगा था। वो तड़पने लगी थी। लेकिन उसके बाद तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ रहे, उसने पढ़ने ही नहीं दिए, बल्कि उसमें इतनी जान आ गई कि उसने रस्सियों के बीच से अपनी कलाइयों को कैसे फिसला कर निकाल लिया, पता ही नहीं चला। मुझे गांठ अच्छे से बांधना नहीं आता था। दिव्या बहुत पतली थी, मैंने उसे बांधा जरूर था, लेकिन प्यार करता था उसे। मैं उसे इतनी जोर से नहीं बांध सकता था कि उसकी सांस रुक जाए। ढीला बांधा था, वो खिसक कर निकल गई। तांत्रिक बाबा मेरी तरफ देख रहे। फिर तांत्रिक बाबा ने बस इतना ही कहा था, किसने बांधा है, बस। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। जो बोली फिर दिव्या के अंदर वाली वो चुड़ैल ही बोली। सबसे पहले वो कंधे पर बैठ गई, उसके बाद सर के बालों को पकड़कर सर पर काटने लगी। तांत्रिक बाबा ने भी दिव्या को किसी तरह काबू किया। इस बार दिव्या को तांत्रिक बाबा ने रस्सी से बांधा, इतनी जोर से बांधा कि अब वो चुड़ैल रस्सी को छुड़ा नहीं पा रही। फिर तांत्रिक बाबा कहने लगे, अब तेरा अंत आ गया है, बच्ची को नहीं छोड़ेगी, तेरी पूरी कुंडली खोल लूंगा मैं। तांत्रिक बाबा ने उस चुड़ैल के सर पर हाथ रखा, आंखें बंद की और फिर शायद उसका दिमाग पढ़ रहे थे। फिर तांत्रिक बाबा बोलने लगे, तेरा नाम क्या है? अच्छा, प्यार करती थी किसी से, किले में वास करती थी तू, किले की पीछे वाली दीवार और पीछे वाले कब्रिस्तान से रिश्ता है तेरा। बदला चाहती है किसी से, और बदला इस बच्ची के शरीर के जरिए। बच्ची पर भी गुस्सा है, लेकिन किस चीज का? पैर ही तो मारा था उस पत्थर को उस दिन। बदला लेने के लिए गुस्सा निकालने लगी तू। निकल जा, तेरी सारी सच्चाई जान गया मैं, निकल जा, वरना ऐसी ऐसी बातें भी बताऊंगा तुझे जो तुझे याद नहीं। वो चुड़ैल हंसने लगी। मेरा दिमाग तो पढ़ लिया, लेकिन मुझे छुआ है तो मैंने भी तेरा दिमाग पढ़ा है। केचू, केचू, तू तांत्रिक क्यों बना था केचू? बचपन में पड़ोसी के घर के अंदर चीजें चुराने के लिए जाता था केशु। केशु, बचपन में तूने वो चोरी क्यों की थी जिसका इल्जाम तेरे पड़ोसी पर लगा था केशु? उसे गांव से बाहर निकाल दिया केशु। उसने आत्महत्या की थी केशु। जिम्मेदार तू है केशु, जिम्मेदार तो तू है। तांत्रिक बाबा के हाथ पांव कांपने लगे। तांत्रिक बाबा ने उस चुड़ैल के मुंह पर हाथ रखा ताकि वो ज्यादा बोल ना सके। फिर उस चुड़ैल ने कुर्सी की धज्जियां उड़ा दी। तांत्रिक बाबा दीवार से जाकर टकराए थे और उसके बाद उनका चेहरा उतरा हुआ।
वो जो चुड़ैल थी वो छत से चिपक गई। दिव्या को इस हालत में देख मेरे हाथ पांव भी फूल गए। दिव्या के पिता जो शराब पिए हुए थे, एक चमाट जब दिव्या की अपने पिता के पड़ी, ये चुड़ैल की चमाट थी। सारा नशा उतर गया। दिव्या के पिता भी बाहर की तरफ भागे। तांत्रिक बाबा बस यही बोलते हुए गए थे, कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत ताकतवर है, जैसा ये चाहती है वैसा ये करेगी। ये बिना इस शरीर को अपने साथ ले जाए इस दुनिया को नहीं छोड़ेगी। बच्ची तो जा चुकी है, अब बस शरीर बचा है जो इस चुड़ैल के साथ जाएगा। दिव्या की मां रोने लगी थी। मेरी हालत भी बहुत बुरी। दिव्या अपने कमरे में हंस रही थी। ये वो चुड़ैल ही थी। रोता रोता फिर मैं उस कमरे में गया। वो चुड़ैल कहने लगी, अब कौन से चावल लेकर आए हो? क्या माला गले में डालोगे? मारने की कोशिश करोगे फिर से? लगता है तुम ऐसे तो डरने वाले नहीं। देख, तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब मैं दिव्या नहीं हूं। तू बचाने की जितनी भी कोशिश कर, तू इस बच्ची को नहीं बचा सकता। जानती हूं तू इससे प्यार करता है और प्यार इसके मन में भी है, मैं महसूस कर सकती हूं, लेकिन नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। चला जा, दूर चला जा। जिसके बाद मैं वही खड़ा हो गया और कहने लगा, मार दो मुझे। अगर दिव्या मर जाएगी तो मेरे जिंदा रहने में क्या फायदा? मार दो मुझे, लेकिन मरने से पहले कोशिश करता रहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आज चला जाऊंगा, कल सुबह फिर से आऊंगा, परसों भी आऊंगा, आता जाऊंगा जब तक एक भी मौका मुझे नहीं मिलता उसे बचाने का। वो चुड़ैल कहने लगी, अगर ऐसा है तो तू मेरा काम कर दे, शायद मेरे मन में दया आ जाए इस बच्ची को छोड़ने की। जो काम मैं करना चाहती हूं, अगर तू मेरा हाथ बटाए उस काम में तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वैसे भी काम के अंतिम चरण में मैं पहुंच चुकी हूं। मुझे उसी किले में वापस लेकर जा। यहां से मैं वहां तक नहीं जा सकती, किसी की मदद की मुझे जरूरत होगी, तू लेकर जा। हो सकता है इस बच्ची को बख्श दूं मैं। मैंने कहा, ठीक है, ये जहां जाएगी मैं भी वही जाऊंगा, चाहे वहां जैसा भी खतरा हो। अगर दिव्या मरेगी तो मैं भी मरूंगा। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने दिव्या की मां से बात की कि अब कोशिश तो करनी होगी, बचाने की जैसी भी कोशिश हो वे करनी जरूर होगी। दिव्या की मां मान गई। अब वो चुड़ैल के साथ था मैं। वो किला काफी ज्यादा दूर था। अगला पूरा दिन वहां पहुंचने में लग गया। बस में पूरा दिन मैं उसके साथ बैठा रहा। वो खाती बहुत ज्यादा थी। चुड़ैल इतना ज्यादा खाती है, दिव्या तो खाती ही नहीं थी। बात नहीं करती थी, वो साथ में बैठी बस मुस्कुराती रहती, बुड़बुड़ाती रहती। झोले लिफाफे में बहुत कुछ रखा हुआ था उसने, वो वहीं पर ले जाना चाहती थी। शाम के वक्त हम उस किले में पहुंचे थे। उस किले के अंदर घुसने का कौन सा सबसे आसान तरीका है वो भी मुझे उस चुड़ैल ने बता दिया था। किले के अंदर घुसते ही रात के वक्त वो तंत्र क्रिया करनी होगी जिसमें उसका बदला जुड़ा है। वो किसी से बदला लेना चाहती थी, किसी ने उसे धोखा दिया था, इसीलिए वो दिव्या को भी मारना चाहती थी। तंत्र करते वक्त उसने मुझे बताया। पेड़ के नीचे उसने आग जलाई, मंत्र पढ़ती चली गई। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उसमें डालती चली गई और उसने कहा इससे पता चलेगा वो कहाँ है जिससे मुझे बदला लेना है। मैंने पूछा कैसा बदला? उसने कहा किसी के कारण मरी थी मैंने आत्महत्या की थी, तब जाकर मैं चुड़ैल बनी, बदला रह गया मेरा। मैं किसी से सच्चा प्यार करती थी, वो आया ही नहीं, धोखा दे दिया उसने मुझे। और वो गुस्सा, वो प्यार के खिलाफ गुस्सा है मेरे मन में। तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी इस प्यार से है जो तेरे और इस लड़की के बीच है। प्यार को पूरा होने नहीं दे सकती मैं। इसी प्यार की बलि तो चढ़ी थी मैं, मेरी भी मजबूरी है, इसी पर तो घृणा है मुझे। अब मुझे बदला लेना है। ज्यादा समय नहीं हुआ मुझे चुड़ैल बने, 7 साल हुए हैं। अब भी वो होगा यहीं कहीं आसपास। एक बार पता चल जाए वो कहाँ है, फिर उसे मौत के घाट उतारूंगी। हो सकता है मुझे तरस आ जाए बदला लेने के बाद तो मैं इस लड़की को छोड़ दूं, वरना तो मैं छोड़ने वाली नहीं, पहले ही बता देती हूं।
जिसके बाद उसने आग जलाई, वो सब कुछ करती रही। बीच बीच में मैं कोशिश करता, कभी गला घोंटने की, कभी पकड़ने की, और वो चमाट लगाकर मुझे एक तरफ बिठा देती और कहती कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठा रह। मैं दिव्या को बचाना चाहता था, चोटिल नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। जब सब कुछ उसने कर लिया, फिर उसने एक लाल कपड़ा आग के बीच से निकाला जो जल रहा था, और वो कपड़ा हवा में उड़ने लगा। मुस्कुराई और वो कहने लगी, चलो चलो इसके पीछे चलो, जहां पर ये कपड़ा लेकर जाएगा वहां है मेरा वो झूठा प्यार। मैं सच्चा करती थी, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे उसे मारना है, मुझे उसे मारना है। वो कपड़ा उड़ता गया और उस किले के बहुत करीब एक शमशान घाट था। वो कपड़ा उड़ता हुआ शमशान घाट के एक पेड़ के साथ चिपक गया। वो चुड़ैल उस पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। तब किसी ने उसे धक्का दिया, जोर से उड़ती हुई वो पीछे गिरी थी। जिसके बाद मैं भी हैरान देख रहा, ये क्या है। उस पेड़ पर एक और शैतानी ताकत थी, एक भयानक ताकत, बड़ा खौफनाक दिखने वाला एक पिशाच। जिसके बाद वो चुड़ैल उठी और कहने लगी, कौन हो तुम? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मुझे वंश को ढूंढना है। वंश कहाँ है? तुम उसे बचा नहीं सकते। वो पिशाच बोला, मैं वंश हूं। कौन हो तुम? वो चुड़ैल कहने लगी, तुम क्या बन गए? पहचाना नहीं मुझे? मैं रांची, वंश और रांची। मैं देखने लगा यहां चल क्या रहा है। उस चुड़ैल ने खुद दिव्या के शरीर को छोड़ा और बाहर चुड़ैल के रूप में आ गई। वो पिशाच था और एक तरफ चुड़ैल, दोनों लड़ने लगे और उनसे चिंगारियां निकल रही थी। चिंगारियों के कारण वो पेड़ जल गया। दिव्या वहां बेहोश पड़ी। मैंने दिव्या को उठाया। दिव्या होश में तो आई। उसे इतने दिनों से कुछ भी याद नहीं था क्या चल रहा है। अधूरा अधूरा सा धीरे धीरे याद आने लगा। वहां वो लड़ रहे, एक पिशाच तो एक चुड़ैल। कुछ समय लड़े, मैं वहीं देखता रहा। मुझे दिव्या को बचाना था। वो कैसे बचेगी मैं जानना चाहता था। जब वो लड़ गए तब वो साधारण रूप में, जैसे कोई प्रेत हो, चमकदार धुएं के समान, मुस्कुराते हुए खड़े हो गए सामने। और वो चुड़ैल जो काफी अच्छी दिखने लगी, कोई भयानक चुड़ैल नहीं, उसने कहा, यह तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। हम घर से भागना चाहते थे। मैंने इसे बुलाया था, यहीं किले में मिलना। किले के पास, कब्रिस्तान के पास खड़ी रहूंगी मैं किले के अंदर इंतजार करती रही। फिर मैंने जहर खा लिया। ये कब्रिस्तान में इंतजार करता रहा, इसने जहर खा लिया। दोनों को लगता रहा हमने धोखा दिया है। दोनों मारे गए। ये पिशाच बन गया, मैं चुड़ैल बन गई, और मैं प्यार की दुश्मन बनी रही। मुझे माफ कर देना। अब मैं इस बच्ची के शरीर में नहीं रहूंगी। तुम्हारा प्यार तुम देखो। मैं तो अपने प्यार को इसी तरह पा सकती थी, मरने के बाद ही सही। सच्चा प्यार तो मिला। धुआं बनकर वो दोनों गायब हो गए। दिव्या मेरे सामने थी। मैं दिव्या को देख रहा। हम दोनों काफी ज्यादा मुस्कुराए। याद उसे भी सब कुछ था। दिल की बातें बिना कहे आंखों तक पहुंच चुकी थी। एक दूसरे की कितनी परवाह करते थे हम, अपनी आंखों से देख लिया था हमने। और हमारा ये सच्चा प्यार अमर रहेगा, हम दोनों जानते थे। वापिस आने के बाद जिंदगी बड़ी ही साधारण हो गई। कई लोग थे जो पहले दिव्या को परेशान किया करते थे, अब उनमें हिम्मत ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि यह दिव्या बड़ी पागल है, कभी कभी आंखें दिखाती है और इसके अंदर कुछ न कुछ है। पुजारी जी भी काफी लंबे समय तक दिव्या से डरते रहे और वो तांत्रिक शहर छोड़कर भाग चुका था। दिव्या के पिता ने शराब पीनी छोड़ दी। दिव्या की मां भी खुश थी और उनका परिवार भी खुश। इस तरह से हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी आखिरकार हमसे दूर हुई और मेरी जिंदगी का वो अधूरा हिस्सा मुझे वापस मिल गया। इसीलिए कहते हैं, आप सच्चे मन से जिस भी चीज को चाहते हैं
उसे पाने की कोशिश कीजिए। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वो चीज आपको मिलेगी जरूर जो आपके लिए बनी है।